हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 3 पार्ट कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न वगैरह सब पढ़ लिया था, जिसमें 3 सॉल्यूशन भी पढ़े थे हमने, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी हमने। उसके देखो ये अंदर की तरफ होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली थी। अब उसके बाहर भी एक और लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं हम आज। देखो क्या होता है, ये क्या आती है, हार्ड होती है, ठीक है ना, हार्ड होगी, रिजिड होगी। रिजिड मतलब पक्की, किसी भी चीज़ जल्दी से किसी की चीज़ गिरने पे या हिलाने पे ये टूटेगी नहीं। सेमी इलास्टिक होती है, मतलब ये क्या होती है, शेप बदल सकती है बट कुछ हद तक। सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है ना, जिससे लाइट पास हो जाती है। बट ये क्या होती है, कुछ हिस्सा इसका दिखता है, कई बार नहीं दिखते। स्पोर्स बोला जाता है बेसिकली। सेल वॉल क्या है, किसी सेल की आउटर लेयर होगी, क्या है, कई सेल्स में हमें दिख जाएगी, कई सेल्स में हमें दिखेगी नहीं सेल वॉल, ठीक है ना। सपोर्टिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है, बिल्कुल होती है प्रोटेक्टिव। किसी भी बैक्टीरिया को अंदर से नहीं जाने देती है आसानी से। सिर्फ किसकी एंट्री को अलाउ करती है, सिर्फ वाटर की एंट्री को अलाउ करती है, और किसी भी चीज़ की एंट्री को सेल वॉल अलाउ नहीं करती, ठीक है ना। आगे क्या है, परमिएबल कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। क्या है, परमिएबल, परमिट होती है कवरिंग, ठीक है ना, किसके अराउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना, इसके अराउंड क्या है, कवरिंग होती है। किस किस में मिलती है बेसिकली, प्लांट सेल, फंगस में मिलेगी, प्रोकैरियोट्स में मिलेगी, प्रोकैरियोट्स में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती। क्वेश्चन आएगा, इन विच सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट। आपको लिखना है एनिमल सेल, इन एनिमल सेल सेल वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट। प्लांट्स में हर जगह क्या मिलेगी आपको, सेल वॉल मिलेगी। देखो सेल वॉल का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, हमारे अंदर सेल वॉल की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि हम मूव कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम भाग के, कूद के, बैठ के अपने आप को बचा सकते हैं। पर प्लांट्स तो मूव नहीं करते, तो प्लांट्स को एक ही जगह खड़े रहते हैं। अब एक जगह खड़े रहेंगे तो कोई भी आके उनको मार देगा, तो नेचर ने क्या किया, उनको सेल वॉल दे दी। किसी भी प्लांट के अराउंड, प्लांट के सेल के अराउंड क्या होगी, सेल वॉल होगी, तो ना तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया अंदर जा पाएगा, ना कोई वायरस उसको ख़राब कर पाएगा, ना बारिश, धूप, कोई भी चीज़ उसको जल्दी से ख़राब नहीं कर पाएगी। यही फ़ायदा है सेल वॉल का, ठीक है। अब देखो, फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन, CHITIN, काइटिन से। और प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, CELLULOSE, नीचे लिखा हुआ है, अगर ऊपर समझ नहीं आ रहा, सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन से, ठीक है ना। सेलुलोज क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब भरी हुई कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलुलोज मिलती है, ठीक है ना। ये इसको हम ह्यूमन बींग्स है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारी जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो रिड्यूस फॉर्म में हो गई है, ठीक है ना। ना तो हमारे पास सेलुलोज एंजाइम्स प्रेजेंट है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फंक्शन क्या है सेल वॉल की, सबसे पहले शेप सेल वॉल क्या करती है, किसी भी सेल को क्या करती है, शेप देगी ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, वही बात है। सेल किसी भी प्लांट को खड़े होने की स्ट्रेंथ देती है, किसी भी शेप देने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस मैंने बताया था, जो बीमारी कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। और सेल वॉल क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कि सेल को कितनी ग्रोथ करनी है, यह भी किसके द्वारा की जाएगी, सेल वॉल के द्वारा, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। देखो सेल की हमने अभी तक क्या पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, बाहर की सेल वॉल पढ़ ली। अब क्या कर रहे हैं हम, अंदर की मूव कर रहे हैं, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हम स्टडी करेंगे। देखो इट इज़ अ डेंस मतलब भरा हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक मैंने बताया था। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अपना DNA। कुछ ऑर्गेनिज्म में DNA होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, RNA। क्या होता है, कंटेन करके रखता है न्यूक्लियस फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटी, ठीक है ना। इट ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये जनरेशन लिखा हुआ है, मैंने आधा लिख दिया। ये क्या है, न्यूक्लियस से जो DNA है वो क्या होगा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से बच्चों के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ ओवल, अंडे की शेप का होता है, स्पेरिकल गोल होता है। इन एनिमल्स में कैसा होता है, इट लाइज इन सेंटर। ये क्या है, हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। एंड इन प्लांट सेल इट लाइज इन पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब सेंटर के एरिया को छोड़ के साइड का, ये अंदर की तरफ ही होगा सेल के अंदर, ये जितना भी एरिया होगा ना कॉर्नर की तरफ उसको पेरिफेरी बोला जाता है। कि ये प्लांट सेल में सेंटर को छोड़ के पेरिफेरी पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट सेल होता है ना उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, गैस का बबल प्रेजेंट होता है जिसको वैक्यूल बोला जाता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, सेंटर के बजाय पेरिफेरी की तरफ क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे हमारे पास सम सेल्स लैक न्यूक्लियाई। अब कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। न्यूक्लियाई इज अ सिंगुलर फॉर्म, न्यूक्लियस इज अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना। तो कई सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे आरबीसी इन मैमल्स, मैमल्स कौन है, हम लोग हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है ना। तो उनके अंदर उनकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। पर कुछ सेल्स होते हैं जिनके एक या एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, आपको बहुत अच्छी तरह बना लेना है, याद कर लेना है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट है इसके चारों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखो ये क्या है, डबल लेयर है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस के अगर मैं चारों ओर एक और ये एरिया बना दूँ स्फेरिकल, मतलब ये पूरा सेल बन गया। सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है लिक्विड, और उसके अंदर न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या करती है, जो ये अंदर न्यूक्लियस का पार्ट है और ये बाहर साइटोप्लाज्म, इसको क्या कर रही है, अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट, ये देखो न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या हेल्प है इनकी, एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, ये हेल्प करता है कि अगर न्यूक्लियस को अपने अंदर से बाहर कुछ निकालना हो या बाहर से अंदर लेके जाना, तो किसकी हेल्प से जाएगा बाहर, न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से। ठीक है ना। आगे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो जैसे एक सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट वाइट कलर का। ऐसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। आ रहा है ना। सेल की अपनी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की अपनी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर अपना क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने नीचे लिख दिया, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, ये बीच में है ना, न्यूक्लियोलस, इसका बोला जाता है न्यूक्लियोलस, NU। और सेल का अपना क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बस ये हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। अब न्यूक्लियोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म के जैसा होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, डेंस भरा होता है। सैप एक लिक्विड होता है, लिक्विड से भरता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के इनसाइड फाउंड होता है, मिलता है। इन विच क्रोमेटिन और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स, ये फाइबर्स दिख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है ना। आगे हम न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं, NUCLEOLUS। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज़ राउंडेड, क्या होता है, राउंड है ना, गोल है। फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। इट इज़ रिच इन RNA एंड प्रोटीन, क्या है ये, RNA, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, RNA और प्रोटीन, DNA भी मिल सकता है। राइबोसोम क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं राइबोसोम, यहाँ पे बनते हैं। अब राइबोसोम क्या बनाते हैं, अपने प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अगर राइबोसोम बन रहे हैं तो ऑब्वियसली राइबोसोम क्या बनाएंगे, प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा किसकी अमाउंट मिलेगी यहाँ पे, प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास अपना क्रोमेटिड मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल भी बोल दिया जाता है इसको। देखो ये धागे से बने हुए हैं ना, क्रोमेटिन थ्रेड्स बोला जाता है इनको। देखो क्रोमेटिन नेटवर्क बोला जाता है। ये क्या होता है, दे आर थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब भी आपका सेल टूटता है, सेल बनता है नया, दे फॉर्म रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बीच में ये जो गोल सा बना हुआ है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, CENTROMERE, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। और जो 2 ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है इनको बोलेंगे क्रोमेटिड्स, CHROMATID। 2 क्रोमेटिड इस तरफ होंगे, 2 क्रोमेटिड इस तरफ होंगे। ये क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। तो क्या बोला इसने, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम। जब भी आपके सेल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तब जो आपके क्रोमेटिन मटेरियल है वो किसकी फॉर्म ले लेंगे, क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेंगे। क्रोमोसोम क्या करता है, हेल्प करता है, सबको पता है, ये ट्रांसफर करता है करैक्टर को फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तभी ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस में। ठीक है ना।
इसलिए न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे सेल का। तो अब जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? डीएनए से। और डीएनए किससे मिलके बना होता है? जीन से। ठीक है ना। क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? डीएनए से। डीएनए किससे मिलके बना होता है? जीन से। अब हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46, सबको पता है। ठीक है ना। ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46, मतलब 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 23। एक 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए 2 क्रोमोसोम होंगे जिनको 1 पेयर बोला जाता है। ठीक है ना। वैसे तो क्या होता है, 20 जिसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उनको बोला जाएगा हैप्लॉइड। ये जो एन है ना, एन 23 के इक्वल होता है। जिसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे उनको हैप्लॉइड बोला जाएगा। जिसके अंदर 2n प्रेजेंट होगा, मतलब मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ, n की वैल्यू कितनी? 23 और इंटू 2 कितने हो गए? 46, मतलब डिप्लॉइड। हमारे अंदर कितने कैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है? डिप्लॉइड। कितने नंबर है? 46 क्रोमोसोम है। ठीक है। तो मतलब जब भी हम नया ऑफस्प्रिंग बनना होता है, नया जाइगोट बनना होता है, तो क्या आता है? 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? मदर से 23 कहाँ से आते हैं? फादर से। दोनों मिलके कितने क्रोमोसोम बना देते हैं? 46 क्रोमोसोम बना देते हैं। और जो ये आपके क्रोमोसोम बना हुआ है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग करेक्टर के क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन्स ही डिफाइन करते हैं कि बच्चे की नाक कैसी होगी, बच्चे की आँख कैसी होगी, बच्चे के हेयर का कलर कैसा होगा, उसके दांत कैसे होंगे। दांत नहीं, बेसिकली उसके स्किन से रिलेटेड सब कुछ क्या होगा? करेक्टर से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड कौन डिफाइन करता है? आपके जीन्स डिफाइन करते हैं। आ रहे समझ में। और जीन्स मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए। डीएनए मिलके क्या बनाते हैं? आपके क्रोमोसोम। और यही क्या अब जीन्स मेन इंफॉर्मेशन लेके बैठा है, तो मेन इंपॉर्टेंट कौन हुआ? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही क्या है? कंटेन करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन देख लो क्या आते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जीन्स किस में प्रेजेंट है? भाई आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे? सारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये किसी ऑर्गेनिज्म में कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। आगे क्या है? राइबोसोम्स बनते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। बहुत सारे राइबोसोम बनेंगे तो बहुत सारा प्रोटीन इसके अंदर बनेगा। ठीक है ना। अब वेरिएशंस। अब एक बात देखो, मान लो जीन्स प्रेजेंट है किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, इस जीन के हेयर का स्ट्रक्चर, हेयर का कलर दिखाना है इसको, आइज़ का कलर दिखाना है। मान लो इसने कोई दिखाने था ब्लैक कलर हेयर का कलर, पर इसने क्या कर दिया? ब्लू दिखा दिया। तो क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। नहीं, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? चेंज। तो चेंज भी किसके द्वारा? अगर बॉडी में, अगर किसी की बॉडी में कह देते हैं ना हम, उसकी आंखें भूरी है, नीली है, काली है, किसकी वजह से हैं? वेरिएशंस की वजह से, जीन्स की वजह से। तो जब भी जीन्स में क्या आएगा? चेंज आएगा, तो क्या होगा? बॉडी में वेरिएशन दिखेगी। और वेरिएशन किसकी वजह से दिखेंगी? हमारे न्यूक्लियस की वजह से दिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे अपना हमारा 4th पार्ट कंप्लीट होता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी आप लोगों को, तो कम अच्छे इसके पार्ट बन जाएंगे चैप्टर के। रोज़ पढ़ा करो, मेरे पास नोट्स भेजो, घर रहो, ठीक रहो, बाहर मत निकलो, वायरस फैला हुआ है, ये बीमार कर देगा सबको। इसलिए घर बैठ के अपना स्टडी करो और मेरे पास जल्दी जल्दी अपने नोट्स भेजो। ठीक है ना। थैंक यू।